ठीक है, आइए आज इस मुद्दे की परतें खोलते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और यहीं से लगभग हर घर में एक नई टेंशन, एक नई डिबेट शुरू हो जाती है कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। हाँ, देखा जाए तो हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम्स किसी नेशनल फेस्टिवल या ओलंपिक से कम तो होते नहीं हैं। और उसके बाद का समय माता पिता के लिए और भी ज्यादा स्ट्रेस भरा होता है। बिल्कुल। तो आज हम इस विषय की एक बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं ताकि इस कंफ्यूजन का एक प्रैक्टिकल और परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। हमारी आज की इस चर्चा का आधार है एक करियर गाइडेंस डॉक्यूमेंट जो कि विश्वनाथ शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। वो एक फार्मा प्रोफेशनल और करियर मेंटोर हैं जिन्होंने अपने अनुभव से कुछ बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। और आज का हमारा मिशन विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान है। हमारा मकसद है उन्हें एक ऐसी क्लैरिटी देना जिससे वो बिना किसी सामाजिक दबाव के अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि क्लास 10th के बाद का समय किसी भी बच्चे की जिंदगी की पहली सबसे बड़ी एकेडमिक चॉइस होती है। लेकिन नोट्स में जो सबसे पहला कदम बताया गया है वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम का नाम नहीं है। हाँ, पहला कदम है फर्स्ट काम डाउन, यानी पहले शांत हो जाएं। ऑथर ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि रिजल्ट्स के आसपास बच्चों पर और खुद माता पिता पर रिश्तेदारों और समाज का बहुत भारी दबाव होता है, जो कि बहुत आम बात है हमारी सोसाइटी में। एग्जैक्टली। ऐसे में उन्होंने सलाह दी है कि 5 से 7 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेना चाहिए। बिना किसी हल्ला गुल्ला के शांति से इस फैसले पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में और पैनिक में आकर लिए गए फैसले अक्सर आगे चलकर रिग्रेट बन जाते हैं। सुनने में तो ये फर्स्ट काम डाउन वाली बात बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब रिजल्ट आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदार सबसे पहले कॉल करते हैं। ऐसे माहौल में माता पिता खुद को और बच्चों को शांत कैसे रखें? और सबसे बड़ी बात, इसी माहौल में शुरू होता है कंपैरिजन। बिल्कुल, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। मतलब हमने देखा है लोग बोलते हैं शर्मा जी के लड़के के तो 95 आए हैं, उसने तो साइंस ली है। तो इन नोट्स में इस तुलना या कंपैरिजन के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, यही साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खेल है। बच्चों के अंदर एंजाइटी अक्सर उनके माता पिता से ही ट्रांसफर होती है। अगर माता पिता पैनिक करेंगे तो बच्चा कभी क्लियरली सोच नहीं पाएगा। इसलिए नोट्स में साफ तौर पर एक चेतावनी दी गई है कि बच्चों की एक दूसरे से तुलना बिल्कुल ना करें। हर बच्चे का अपना एक अलग ब्लूप्रिंट होता है। हर बच्चे की रुचि और क्षमता अलग होती है। हाँ, गाइडेंस नोट्स में एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए। इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी प्लस फ्यूचर डिमांड इक्वल्स राइट चॉइस, यानी रुचि, क्षमता और भविष्य की जरूरत का सही संयोजन। ये फॉर्मूला सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन हमारे समाज में तो सारी क्षमता सिर्फ मार्क्स से मापी जाती है। जिसके मार्क्स ज्यादा उसको साइंस, जिसके एवरेज उसको कॉमर्स और जिसके कम उसको आर्ट्स दे दी जाती है। क्या ये माइंडसेट आज के दौर में थोड़ा पुराना नहीं हो गया है? ये माइंडसेट सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि आज के नए करियर लैंडस्केप में काफी नुकसानदायक भी है। अगर हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझ आती है कि माता पिता को अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से हटाकर बच्चे के स्किल्स यानी उसके प्रैक्टिकल कौशल पर क्यों लगाना चाहिए। तो मार्क्स से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान देना जरूरी है। एकदम। आजकल के टॉप प्रोफेशनल्स को देखिए, चाहे वो यूपीएससी क्लियर करने वाले ऑफिसर्स हों, बड़ी टेक कंपनीज के डेटा साइंटिस्ट हों या फिर नए जमाने के स्टार्टअप फाउंडर्स हों, ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट शायद स्कूल में आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हो जिसने बाद में कोडिंग सीख ली। इसलिए सिर्फ मार्क्स का आना ही सफलता की गारंटी नहीं है। तो असली चीज ये है कि क्या बच्चे में नई चीजें सीखने और उन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की क्षमता है। सही कहा आपने। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं यहाँ। एक 15 या 16 साल का बच्चा सच में अपनी रुचि या इंटरेस्ट कितनी ईमानदारी से बता पाता है? अक्सर तो बच्चे वो ही बोलते हैं जो उनके दोस्तों को पसंद हो या जिस फील्ड में ग्लैमर ज्यादा दिखता हो। तो इस ताकत को ऑब्जेक्टिवली पहचानने का क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है इन नोट्स में? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। बच्चों का इंटरेस्ट अक्सर हवाई या दोस्तों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसीलिए नोट्स में एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है जिसे माता पिता घर पर बच्चों के साथ बैठकर कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया है नो योर स्ट्रेंथ्स टेबल। अच्छा, नो योर स्ट्रेंथ्स टेबल, ये कैसे काम करती है? माता पिता को एक सिंपल सी टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में लिखना है सब्जेक्ट यानी विषय का नाम,
जैसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री आदि। दूसरे कॉलम में उस विषय में आए मार्क्स और तीसरे कॉलम में उस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट, जिसे 1 से 10 के बीच एक रेटिंग देनी है। टेबल बनाना तो आसान है, पर यहाँ वही सवाल वापस आता है कि वो 1 से 10 की रेटिंग एक्यूरेट कैसे होगी। माता पिता आखिर क्या सवाल पूछें जिससे बच्चा डीपली सोचे, ना कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। सही सवाल पूछना ही इस एक्सरसाइज की जान है। नोट्स में बताया गया है कि बच्चों से जेनेरिक सवाल मत पूछिए कि तुम्हें साइंस पसंद है क्या, बल्कि उनसे स्पेसिफिक सिचुएशंस पर बात कीजिए। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? या लैब में जाकर केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। क्या तुम्हें मैथ्स के लंबे कैलकुलेशन सॉल्व करने में मजा आता है, या लोगों से मिलना, उनकी मदद करना और नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचना ज्यादा अच्छा लगता है? जब माता-पिता इस तरह के सवाल पूछते हैं तो बच्चा अपने दिमाग को टटोलता है। इसको उदाहरण से समझते हैं ताकि सुनने वालों को और क्लियर हो। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम रोहन है। रोहन के साइंस में 95 मार्क्स आए हैं क्योंकि उसने एग्जाम के लिए सब कुछ रट लिया था, लेकिन उसको लैब एक्सपेरिमेंट्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है और नए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीखने में उसको कोई मजा नहीं आता। तो उसका इंटरेस्ट स्कोर शायद सिर्फ 3 या 4 होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश या हिस्ट्री में उसके शायद 70 मार्क्स ही आए हैं, लेकिन उसे कहानियां पढ़ना, सोसाइटी के बारे में जानना और लंबे एसेज लिखना बहुत पसंद है। यहाँ उसका इंटरेस्ट स्कोर 9 हो सकता है। सटीक उदाहरण दिया आपने। और जब ये टेबल पूरी भर जाती है तो इसका निष्कर्ष निकालना बहुत आसान हो जाता है। फॉर्मूला यह है कि जिस विषय में हाई मार्क्स और हाई इंटरेस्ट दोनों मिल जाएं, वही बच्चे का सबसे मजबूत करियर फाउंडेशन बन सकता है, जिसे हम स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। हाँ, सिर्फ मार्क्स देखकर फैसला लिया तो रोहन शायद इंजीनियरिंग में चला जाएगा और बाद में बहुत परेशान रहेगा, और अगर सिर्फ हवाई इंटरेस्ट देखा तो भी दिक्कत है। इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना सबसे जरूरी है। चलिए, अब जब एक बार टेबल बन गई और स्ट्रेंथ पहचान ली, तो अगला स्टेप आता है सही स्ट्रीम चुनना। इन नोट्स में स्ट्रीम्स का जो विश्लेषण किया गया है, आइए उस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से। अगर किसी बच्चे की टेबल में मैथ्स और साइंस का स्कोर हाई आता है, तो उसके पास क्या रास्ते हैं? साइंस स्ट्रीम को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है PCM, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये स्ट्रीम उन बच्चों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, जो मशीन्स, नंबर्स और टेक्नोलॉजी के साथ घंटों बिता सकते हैं। और इसमें करियर ऑप्शंस तो हमेशा से काफी डिमांड में रहे हैं। PCM लेने के बाद बच्चे इंजीनियरिंग तो करते ही हैं, लेकिन आजकल डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े क्षेत्र बन गए हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर और डिफेंस यानी NDA के रास्ते भी यहीं से खुलते हैं। और जिनको मैथ्स से डर लगता है पर साइंस पसंद है, उनके लिए दूसरा विकल्प PCB है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पुराने जमाने में PCB का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना होता था, पर आजकल मेडिसिन के अलावा भी बहुत कुछ है ना? बिल्कुल। डॉक्टर बनने के अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर है फार्मेसी का। नोट्स में खासतौर पर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र है। इसमें एक टर्म आती है स्टेराइल इंजेक्टेबल प्रोडक्शन। ये टर्म थोड़ी टेक्निकल लग रही है। इसको आसान शब्दों में समझें तो ये वो लाइफ सेविंग दवाइयां और इंजेक्शंस बनाने का काम है जो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री और हाईली कंट्रोल्ड लैब्स में होता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र हैं, जहां बच्चे लैब में सेल कल्चर पे काम करते हैं, यानी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए सेल्स को ग्रो करना और उन पर रिसर्च करना। एक विकल्प PCMB का भी होता है ना, जिसमें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होते हैं? हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं और काफी हार्डवर्किंग होते हैं। ठीक है, ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं कॉमर्स पर। पहले एक धारणा होती थी कि जिसको साइंस नहीं मिलती वो कॉमर्स लेता है, लेकिन आजकल स्टार्टअप्स और शार्क टैंक के इस दौर में कॉमर्स का अलग ही क्रेज है। अगर किसी बच्चे को पैसों का हिसाब किताब और बिजनेस मॉडल समझने में मजा आता है, तो उसके लिए कॉमर्स क्या ऑफर करता है? कॉमर्स आज के समय की सबसे डायनामिक स्ट्रीम्स में से एक है। ये उन बच्चों के लिए बेहतरीन है जिन्हें नंबर्स पसंद है, लेकिन फॉर्मूलाज में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड बिजनेस में। यहाँ ट्रेडिशनल और नए दोनों तरह के सॉलिड करियर्स हैं। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम सब जानते हैं। इसके साथ ही CS होता है, यानी कंपनी सेक्रेटरी। आसान शब्दों में, किसी भी बड़ी कंपनी में लीगल कंप्लायंस और गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी CS की होती है। फिर CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का विकल्प भी है। और बिजनेस मैनेजमेंट की लाइन भी तो यहीं से शुरू होती है,
जैसे बीबीए करना और फिर एमबीए करना। आजकल बच्चे स्टॉक मार्केट एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और नोट्स में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ, यूनिकॉर्न। हाँ, तो जो माता पिता नहीं जानते उन्हें बता दें कि यूनिकॉर्न का मतलब है एक ऐसी नए जमाने की स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। तो कॉमर्स पढ़कर बच्चे खुद ऐसी बड़ी कंपनीज खड़ी करने का सपना देख सकते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक वक्त था जब लोग समझते थे कि आर्ट्स सिर्फ वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे यहाँ का। ये सबसे बड़ा मिथ है, बिल्कुल। आर्ट्स उनके लिए है जिन्हें समाज, एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और इंसानी दिमाग यानी साइकोलॉजी में रुचि है। जो बच्चे पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, जिन्हें सोसाइटी के इशू समझ आते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अगर आप लिस्ट निकालकर देखें तो यूपीएससी और दूसरे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में टॉप रैंक लाने वाले बहुत से बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के ही होते हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ आता है। सही बात है। इसके अलावा लॉ, जर्नलिज्म, सोशल वर्क और आज के डिजिटल दौर में कंटेंट क्रिएशन भी आर्ट्स का ही एक एक्सटेंशन है। साइकोलॉजी की डिमांड तो आजकल हर कॉर्पोरेट ऑफिस और स्कूल में है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद ही नहीं है, जो चाहते हैं कि बस जल्दी से कोई प्रैक्टिकल काम सीखें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं? उनके लिए क्या रास्ता है? उन बच्चों के लिए इन नोट्स में स्किल और डिप्लोमा कोर्सेज की काफी डिटेल में चर्चा की गई है। ये उन बच्चों के लिए है जो हाथों से काम करना पसंद करते हैं और जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। और मेरे ख्याल से आईटीआई ट्रेड्स भी इसमें आते हैं। हाँ, आईटीआई ट्रेड्स, होटल मैनेजमेंट और पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं, जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन या फार्मा इंडस्ट्री में लैब टेक्नीशियन। इन कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे को जल्दी जॉब मिल जाती है और बाद में वो चाहे तो पार्ट टाइम पढ़ाई करके आगे की डिग्री भी ले सकता है। ये सारी स्ट्रीम्स और कोर्सेज तो ठीक हैं, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो बच्चा 10th में है वो अपना करियर लगभग 2035 के आसपास शुरू करेगा। तब तक तो आधी जॉब्स वैसी बदल चुकी होंगी। तो इन गाइडेंस नोट्स में भविष्य को ध्यान में रखते हुए किन करियर्स को हाईलाइट किया गया है? नोट्स इस बात पर खास जोर देते हैं कि माता पिता को 10 साल आगे का सोचकर फैसला लेना चाहिए। 2035 तक आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके होंगे। वो तो आज ही हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से बदल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर टेक्नोलॉजी का सेक्टर बहुत बड़ा होगा। मेडिकल फील्ड में क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी अफेयर्स की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। ये रेगुलेटरी अफेयर्स थोड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो क्या होगा? इसे आप साइंस के दुनिया के वकील समझ लीजिए। जब भी कोई नई दवाई या मेडिकल डिवाइस बनता है तो उसे मार्केट में आने से पहले अलग अलग देशों के हेल्थ डिपार्टमेंट्स, जैसे अमेरिका में FDA या भारत में CDSCO से पास करवाना होता है। रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स वही लोग होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट सारे सरकारी और सुरक्षा नियमों का पालन करें। ये एक बहुत ही हाई पेइंग और स्टेबल फ्यूचर करियर है। और यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। नोट सिर्फ लॉन्ग टर्म सपने नहीं दिखाते, बल्कि एक पूरा 1 ईयर एक्शन प्लान भी ऑफर करते हैं। क्लास 10th के बाद के पहले साल का ब्रेकडाउन इस तरह दिया गया है कि पहले 1 से 2 महीने सिर्फ स्ट्रीम डिसाइड करने और अलग अलग करियर वीडियोस देखने के लिए रखे गए हैं। इतना लंबा समय सिर्फ रिसर्च के लिए क्यों बताया गया है? क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि ये एक लंबा सफर है। पहले 2 महीने बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए, उसे अलग अलग लोगों से मिलने दीजिए, यूट्यूब पर प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू देखने दीजिए। इससे उसका नजरिया बड़ा होगा। फिर एक्शन प्लान के अगले 3 से 6 महीनों में माता पिता को बच्चे के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी है इंग्लिश कम्युनिकेशन और आवश्यक कंप्यूटर स्किल्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल्स का जिक्र आना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बच्चा साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स, अगर उसे अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखना नहीं आता या बेसिक ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स बनाने नहीं आते, तो वो कॉर्पोरेट दुनिया में स्ट्रगल ही करेगा। सही बात है। और इस प्लान का आखिरी हिस्सा और भी दिलचस्प है। साल के 7 से 12 महीनों के बीच नोट्स में किसी स्ट्रीम के अनुसार स्पेसिफिक प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने पर जोर दिया गया है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। स्ट्रीम चुनने के बाद बच्चों को सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बच्चे ने साइंस चुनी है तो उसे इन महीनों में बेसिक कोडिंग जैसे पाइथन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या फिर बेसिक लैब सेफ्टी और लैब इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं इसकी ऑनलाइन जानकारी लेनी चाहिए।
और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकती हैं? अगर बच्चे ने कॉमर्स ली है तो सबसे पहला टूल जो उसे आना चाहिए वो है एक्सेल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सेल के बिना काम नहीं चलता। इसके साथ ही टैली जैसा बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी सीखा जा सकता है। और अगर बच्चा आर्ट्स का है तो उसे किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? आर्ट्स के बच्चों के लिए पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलना और बेहतर राइटिंग स्किल्स डेवलप करना सबसे बड़ी ताकत बनती है। वो ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं। ये ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो आगे चलकर उन्हें किसी भी जॉब में भीड़ से अलग खड़ा करेंगी। इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए नोट्स में एक और जबरदस्त सलाह दी गई है माता पिता के लिए, और वो है इंटर्नशिप्स की अहमियत। अक्सर हम सोचते हैं कि इंटर्नशिप्स तो ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होती हैं, जब कॉलेज वाले भेजते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि क्लास 11th और 12th के दौरान ही माता पिता अपने बच्चों को छोटी इंटर्नशिप्स करने की आज़ादी दें। पर सवाल ये उठता है कि स्कूल के बच्चों को इंटर्नशिप देगा कौन और ये होगी कैसे? बच्चे ने कॉमर्स ली है तो माता पिता उसे गर्मी की छुट्टियों में किसी लोकल सीए के ऑफिस में एक हफ्ते के लिए बिठा सकते हैं, जहां वो बस देखे कि काम कैसे होता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल है, यानी बस ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल। अगर साइंस ली है तो किसी पड़ोस के क्लिनिक या फार्मेसी डिस्पेंसरी में कुछ दिन बिताने दीजिए। अगर किसी रिश्तेदार का बिजनेस है तो वहां इन्वेंट्री चेक करने भेज दीजिए। किताब से बाहर निकलकर किसी ऑफिस, लैब या दुकान के माहौल में थोड़ा समय बिताने से ही बच्चों को असली दुनिया का अनुभव मिलता है। तभी वो समझ पाते हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। वाह, ये पॉइंट सच में उन माता पिता के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जो सुन रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो आखिर निष्कर्ष क्या है? इस पूरे करियर गाइडेंस का सबसे बड़ा लाइफ कोचिंग मैसेज क्या निकल कर आता है? मेरे हिसाब से मैसेज ये है कि किसी का भी करियर 16 साल की उम्र में क्लास 10th के बाद पत्थर की लकीर की तरह तय नहीं हो जाता। ये एक लंबा और स्टेप बाय स्टेप चलने वाला बदलता हुआ प्रोसेस है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। विश्वनाथ शर्मा जी के नोट्स में इस बात को काफी आशा के साथ बताया गया है। एक बॉटनी पढ़ने वाला विद्यार्थी आगे चलकर यूपीएससी ऑफिसर बन सकता है। एक बेसिक एंट्री लेवल फार्मा वर्कर अपने अनुभव से सीखकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकता है और एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और एक सिंपल कॉमर्स का स्टूडेंट कल को एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। हर साल नए रास्ते खुलते हैं। सबसे जरूरी चीज सिर्फ मार्क्स नहीं है, बल्कि लगातार नई चीजें सीखते रहना, दिमाग को खुला रखना और वक्त के साथ खुद को अडेप्ट करते रहना है। ये संदेश सच में काफी राहत देने वाला है। दबाव मुक्त होने का यही सबसे सही तरीका है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि एक फैसला पूरी जिंदगी को एक ही डब्बे में बंद कर नहीं रखता। नोट्स में 3 बहुत ही बेहतरीन सवाल भी दिए गए थे कि बच्चा समाज की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, बिना बोर हुए कौन सा काम कर सकता है और भविष्य के भारत के लिए कौन सी स्किल्स कीमती होंगी। माता पिता को इन सवालों पर जरूर विचार करना चाहिए। सही कहा आपने। और इसी चर्चा से एक ऐसी बात निकल कर आती है जो शायद इन नोट्स में सीधे तौर पर ना लिखी हो, पर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा तकाजा है। सोच के देखिए, हम अपने बच्चों को जिस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, 2035 या 2040 की दुनिया, वहां ऐसे हजारों जॉब टाइटल्स होंगे जो आज शायद इन्वेंट भी नहीं हुए हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। क्या आज से 10 साल पहले किसी ने एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने का सोचा था? नहीं ना। तो अगर भविष्य इतना अनिश्चित है तो किसी एक फिक्स डिग्री या टैग के पीछे भागने की जगह क्या बच्चों को एक अडैप्टेबल दिमाग देने पर काम नहीं करना चाहिए? एक ऐसा दिमाग जो किसी भी नई आती हुई टेक्नोलॉजी या बदलते माहौल में खुद को ढाल सके और नए सिरे से सीख सके। कमाल का विचार है ये। एक ऐसी ताकत जो किसी मार्कशीट में नजर नहीं आती पर जिंदगी में सबसे बड़ी टेस्ट पास करवाती है। अडैप्टेबिलिटी यानी वक्त के साथ ढलने की क्षमता। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा ने सच में क्लास 10th के बाद के इस मुश्किल लगने वाले दौर के कई सारे बंद दरवाजे खोल दिए। अब रास्ता सिर्फ शर्मा जी के लड़के से आगे निकलने का नहीं, बल्कि हर बच्चे की असली ताकत को पहचान कर उसे वक्त के साथ इवॉल्व करने का है। उम्मीद है आज की जानकारी भरी बातचीत हर सुनने वाले को एक नई और स्पष्ट दिशा दिखाएगी। अगली बार फिर किसी ऐसी जरूरी और दिलचस्प चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक अपनों का मार्गदर्शन करते रहिए, समझते रहिए, पर बिना किसी दबाव के। जुड़े रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।